फ्रेंड्स, आज की संडे कमेंट बॉक्स चर्चा में जो है हम आप लोगों की कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिसमें से कि जो पिछले 1 हफ्ते के कुछ सवाल जो है हमारे यूज़र्स के द्वारा हमसे पूछे गए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स ने जो हमसे सवाल पूछे हैं, उसके जवाब तो बेसिकली मैं कमेंट में जैसे ही आते हैं, तो टेक्स्ट मैसेजेस से रिप्लाई कर ही देता हूँ। लेकिन ये जो मेरा वीडियो आने वाला है, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जैसे कि आप लोगों में से किसी की भी क्वेरी हो, तो मेरे एक वीडियो के जवाब से जो है आप सभी की हेल्प हो सके, क्योंकि उस कमेंट के रिप्लाई को तो सिर्फ वही यूज़र जा कर के मोस्टली देखा करते हैं जिन्होंने वो सवाल किया है। लेकिन अगर मैं वीडियो में जवाब देता हूँ, तो मोस्टली जो भी यूज़र वॉच करेगा वीडियो को, अगर उसकी वैसी कोई क्वेरी होगी तो ईज़िली जो है उनको भी जवाब मिल पाएगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला कमेंट जो हमारे पास आया हुआ है वो क्या है। तो सबसे पहला कमेंट जो किया है हमारे एक यूज़र ने किया है, जिनकी आईडी में दरअसल हमें कुछ नाम प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। PW096 करके उनका नाम है, और उन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रैफिक चालान के नियम अनुसार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 500 का चालान की जगह 1000 रुपये भेज दिया है, तो क्या करें? तो ये जो उनका सवाल है, हमारी जो है ट्रैफिक चालान से रिलेटेड एक वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका कोई फ़ॉल्स चालान आ जाता है, तो आपको किस तरीके से जो है उस चालान की कंप्लेन करनी है, जिससे कि आपके उस चालान को जो है डिस्पोज़ कर दिया जाए, अगर वो वैलिड पाया जाता है। यानी कि अगर वो गलती से ही वो गलत चालान हुआ है, तो ही वो डिस्पोज़ होता है, अदरवाइज़ आपको उस चालान को पे करना पड़ता ही है, ठीक है? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच करी है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ईज़िली जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल इन भाई के लिए मेरा जवाब ये है कि भई आपका जो है, आपको लगता है कि भई 500 का चालान होना चाहिए, और अगर वो 1000 का हो गया है, तो सबसे पहले आप आपके ऑफ़ेंस को पता करें। जैसा कि मैंने इन भाई से पूछा था कि इनका ऑफ़ेंस क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि भई इनका जो चालान हुआ है ना, वो इन्होंने रोड के साइड में अपनी बाइक को पार्क कर दिया था, ठीक है? और जभी जो है इनका चालान हो गया 1000 रुपए का। तो चालान होने का पर्पज़ जो है वो था नो पार्किंग, ठीक है? और नो पार्किंग का जो फर्स्ट चालान होता है, वो आपका, मैं आपको कंडीशन बता दूँ, पहला चालान जो होता है आपकी नो पार्किंग का, वो सिर्फ़ 500 रुपीज़ का होता है, और उसके बाद जो है सेकंड चालान या फिर आने वाले जितने भी चालान आपके होते हैं, वो 1000 रुपए के होते हैं। यानी कि दूसरा चालान जो होगा वो आपका 1000 का होगा। उसके बाद तीसरा, चौथा या जो है अनलिमिटेड टाइम जो भी चालान आपके होंगे, वो आपके नो पार्किंग के 1000 रुपीज़ के होंगे। उसमें एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपके व्हीकल को जो है ट्रैफिक पुलिस की जो व्हीकल टो करने वाली गाड़ी होती है, वो टो करके ले जाती है, तो उसमें जो है आपको उसके चार्जेस भी अलग से देने होते हैं। और वो चार्जेस क्या है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपके पास जो है टू व्हीलर है, और आपके टू व्हीलर को जो है नो पार्किंग एरिया से टो करके ले जाया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो जो है आपको उस सिचुएशन में 100 रुपीज़ वो देने होंगे। और अगर आपका चालान हुआ है नो पार्किंग का फर्स्ट टाइम, तो 500 वो, और 100 रुपीज़ उस व्हीकल को टो करने के लिए, टोटल आपका 600 हो गया। और अगर वो सेकंड टाइम है, तो 1000 रुपीज़ आपका नो पार्किंग के, और 100 रुपीज़ आपके जो है उसके टो के चार्जेस आपको देने होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आपका चालान किस तरीके से होता है, या किस तरीके से आपको पेमेंट करनी होती है। और अगर आपके पास फोर व्हीलर है, तो टो का चार्जेस आपका 200 होगा, या और अगर आपके पास जो है बस है, तो जो है उसमें आपको 400 लगेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रक है जो कि खाली है, तो उस सिचुएशन में 300 रुपए चार्जेस है टो करने के। और अगर वही ट्रक जो है आपका लोडेड है, तो उस सिचुएशन में 400 है। बाकी चालान सबका सेम है कि पहली बार होगा तो 500, और दूसरी बार या उससे ज़्यादा बार तो 1000 रुपीज़। तो आप समझ गए होंगे कि भई आपका जो है नो पार्किंग का चालान किस तरीके से होता है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कमेंट की। जो हमारे सेकंड कमेंट किया गया है यूज़र के थ्रू, वो कौन-सा है? तो सेकंड कमेंट जो है हमारे एक यूज़र के थ्रू किया गया है, जिनका नाम है लक्ष्मी महतो। तो वो हमसे पूछती है, सर मेरे बिहार से सर्टिफ़िकेट बनाना है, लेकिन मेरा सारा आईडी प्रूफ़ जो है ना, वो बिहार से नहीं, मेरी मम्मी और मेरे ग्रैंडपेरेंट्स बिहार के हैं। कैसे क्या करना होगा मुझे आप बताइए, ठीक है? तो इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि भई इनको जो है बिहार से सर्टिफ़िकेट्स बनाना है, और ये इनकी क्वेरी आई है मेरे बिहार में, आप जो है आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट, यानी कि जिसको जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो आप किस तरीके से बना सकते हैं? तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट आया है इनका। तो इनके लिए मेरा रिप्लाई ये है, जवाब ये है कि अगर आप जो है आपके सर्टिफ़िकेट्स को बनाना चाहती हैं बिहार से, और आपके सर्टिफ़िकेट्स को बिहार से अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ़ नहीं है कि आप बिहार में रहती हैं, आप किसी भी स्टेट में रहती हैं, तो आपको एक बेटर रिज़ॉल्यूशन मैं ये देना चाहूँगा
कि फॉर सर्टेन टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो है आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करा लीजिए, जिससे कि जो है आपके पास आपका एक आईडी प्रूफ हो जाए और उसके थ्रू जो है आप इजीली अप्लाई कर सके आपके बिहार में किसी भी सर्टिफिकेट्स के लिए, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो या वो निवास हो या फिर आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट्स हो। तो अप्लाई किस तरीके से करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप आपके आधार कार्ड में आपके एड्रेस को चेंज करा लीजिए। तो जैसे ही आप आपके आधार कार्ड में आपके एड्रेस को चेंज करा लेंगी, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ में आप आपके आधार कार्ड को यूज़ कर सकती हैं। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर किसी केस में आपसे मांगा जाता है किसी सर्टिफिकेट्स को अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास सबसे बेस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज पर माय ओपिनियन आपका पैन कार्ड होता है, क्योंकि पैन कार्ड में आपके एड्रेस मेंशन नहीं होता है। तो उसको जो है आप आपकी आइडेंटिटी के तौर पे इजीली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उसमें आपका नाम मेंशन होता है, आपके फादर का नाम मेंशन होता है और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है। तो इजीली आप उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ कर सकती है। एक डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया और दूसरा जो आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराएँगी, दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास ये हो गया। तो ईज़िली जो है आपका बिहार का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और आधार कार्ड में जो है आप एड्रेस चेंज कराने की कोई उसमें लिमिटेशन सेट नहीं की गई है। आप आपके एड्रेस को आफ्टर 3 मंथ्स जो है ईज़िली चेंज करा सकते हैं। तो फॉर टेम्परेरी या शॉर्ट पीरियड के लिए आप आपके आधार कार्ड में आपके एड्रेस को चेंज करा लीजिए या अपडेट करा लीजिए और उसके बाद जो है आप आपके किसी भी सर्टिफिकेट्स को अप्लाई करने के लिए जो है ईज़िली ऑनलाइन प्रोसेस कर सकती हैं। और जैसे ही आप एड्रेस चेंज कराती हैं, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा, सबसे पहले आप आपके रेज़िडेंस सर्टिफिकेट को बना लीजिए। बिहार का अगर आप एक रेज़िडेंस सर्टिफिकेट बना लेती हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। आपके पास एक रेज़िडेंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपके पास एक आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आपके पास एक आपका पैन कार्ड हो जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट हो जाएँगे, आप ईज़िली जो है आपके जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से जो है आप आपके जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकती हैं, अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट उस स्टेट के नहीं है जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहती हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर कोई और स्टेट हो। तो आपको जो है उस करंट स्टेट का जो है डॉक्यूमेंट यानी कि आपके आधार कार्ड पे एड्रेस को अपडेट करा लेना है। और अगर आपके पास कोई आधार कार्ड पे एड्रेस का प्रूफ भी नहीं है, तो किस तरीके से जो है विदाउट एनी एड्रेस प्रूफ जो है आपको आपके आधार कार्ड पे एड्रेस को अपडेट कराना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगा और उसको लिंक को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। आप इज़िली वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के जो है आप किस तरीके से आपके आधार कार्ड में आपके एड्रेस को अपडेट करा सकती हैं। तो आई होप आपको सारा सॉल्यूशन जो है इस पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स की वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे कमेंट की तरफ, यानी कि जो तीसरी क्वेरी है हमारे यूज़र की, तो वो देख लेते हैं वो क्या है। तो तीसरी क्वेरी जो है वो हमारे एक यूज़र है जिनकी आईडी है education_supported37 करके। तो वो हमसे पूछते हैं मोबाइल नंबर नॉट वेरिफाइड विदाउट ओटीपी हो सकता है क्या डाउनलोड। तो ये पर्टिकुलर कमेंट जो आया है हमारे यूज़र का, वो हमारे एनरोलमेंट नंबर से आधार कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो के ऊपर आया है। तो उनका जवाब ये है मेरे लिए कि भाई आप जो है आपके आधार कार्ड को बिना वेरिफिकेशन करे हुए डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जो है आपके एनरोलमेंट नंबर से आप डाउनलोड करना चाहे या फिर आपके आधार नंबर से डाउनलोड करना चाहे। अगर आपका जो है मोबाइल नंबर नॉट वेरिफाइड शो हो रहा है, तो आपकी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई आपका मोबाइल नंबर ही आपके आधार कार्ड में लिंक ना हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर को लिंक कराना है आपके आधार कार्ड में। और वो किस तरीके से आप करा सकते हैं, आपको आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए आपको आपके नियरेस्ट आधार सेंटर जाना होगा। वहाँ पे जो है आपको आपके डेमोग्राफिक को अपडेट करना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेशन आपके डेमोग्राफिक में आता है। तो आप डेमोग्राफिक अपडेशन की रिक्वेस्ट को देंगे वहाँ पर, तो आपके बायोमेट्रिक्स को लेकर के जो है आपके नए मोबाइल नंबर को वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और आप अर्जेंट में चाहते हैं कि भाई आपको आपके आधार कार्ड की कॉपी मिल जाए, तो आप 50 रुपीज़ की वहाँ पर पेमेंट करके हैंड टू हैंड आपके जो है आधार कार्ड की कॉपी भी वहाँ से आप ले सकते हैं। और फिर जब आपका जो है मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा, तो आप ईज़िली अनलिमिटेड टाइम जो है आपके आधार कार्ड को ईज़िली आपके यूआईडीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे कमेंट की, जो कि हमारे एक यूज़र हैं जिनका नाम है साजिद शेख। तो साजिद जो है वो हमसे सवाल करते हैं कि चालान नंबर रॉन्ग बता रहा है ऑल टाइम। तो ये भी पर्टिकुलर कमेंट जो आया है ये हमारी चालान वाली वीडियो पे आया है। तो मैं जितनी भी कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ गाइस, उन सभी के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इजीली जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं।
तो यहाँ पर साजिद भाई के लिए मेरा जवाब ये है भाई कि अगर आपको जो है चालान नंबर गलत बता रहा है, आप चालान नंबर डाल रहे हैं उस पोर्टल पर और आपको चालान नंबर गलत बता रहा है, तो जो है आप अच्छी तरीके से जो है आपके चालान नंबर की जो है एक बार जाँच कर लें, यानी कि उसको वेरीफ़ाई कर लें। बहुत से बार ऐसा होता है कि चालान नंबर में जो हमें ज़ीरो लगता है ना, वो कैपिटल ओ होता है और हम उसको ज़ीरो समझ करके एंटर कर रहे होते हैं, तो जो है आपको चालान नंबर गलत बता सकता है। और बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम कैपिटल ओ को ही ज़ीरो डाल रहे होते हैं या ज़ीरो को ही ओ डाल रहे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में आप कन्फ्यूज़ ना हो, ईज़िली से उन नंबर को अच्छी तरीके से वेरीफ़ाई करें और उसके बाद ही उसको एंटर करें। आई विश कि आपकी जो भी ये क्वेरी है ये रिज़ॉल्व हो जाएगी और आपको आपका चालान नंबर सही बताने लगेगा। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे 5वें सवाल की, जो कि हमसे हमारे एक यूज़र करते हैं और उनका नाम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से विज़िबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पे अपना नाम जो है अच्छी तरीके से सेट नहीं किया है। तो उनकी जो प्रोफ़ाइल की यूज़र आईडी शो हो रही है, मुझे यूज़र E4 E6C करके कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। लेकिन उनका सवाल क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा कास्ट, इनकम और रेज़िडेंशियल अप्रैल 2024 का बना हुआ है। उस पे ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं अभी या नया बनवाना पड़ेगा। तो इनका जो सवाल है वो बिहार के जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं हम, कास्ट सर्टिफिकेट, उससे रिलेटेड है। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं इनका, जिसको कि हम एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट ये अप्लाई करना चाहते हैं। और इनके पास जो है ना तीनों सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसको हम जाति बोलते हैं, निवासी बोलते हैं और आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो तीनों सर्टिफिकेट जो है ना इनका अप्रैल 2024 का है। कास्ट, इनकम और रेजिडेंस, ये तीनों सर्टिफिकेट इनके अप्रैल 2024 के हैं। और ये भाई हमसे पूछते हैं कि भाई मेरे पास ये तीनों सर्टिफिकेट तो है, लेकिन वो 2024 के हैं, तो क्या मैं इनके बिहाफ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो भाई आपका जवाब ये है, हाँ भाई आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए कोई भी जो है डॉक्यूमेंट की समय सीमा नहीं है। और डॉक्यूमेंट की जिसमें समय सीमा है वो सिर्फ़ आपका एक ही है, जो कि आपका है इनकम सर्टिफिकेट। और जिस किसी भी सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी कोई सर्टेन डेट सेट होती है, तो उस सर्टिफिकेट को जो है आप सबसे नीचे आप देखेंगे ना, वहाँ पर आपको नोट में लिखा रहता है कि भाई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की जो है कार्य अवधि या समय सीमा जो है 1 साल की है या इतने दिन की है। तो आप ईज़िली वहाँ से जो है पढ़ कर के पता लगा सकते हैं कौन से सर्टिफिकेट को जो है आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपडेट करना होता है। और रही बात रेज़िडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इनके ऊपर कोई भी ऐसी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है कि भाई जो आपको इन्हें बार-बार बनाना पड़े। अगर आप इनको बना लेते हैं एक बार, तो आप ईज़िली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों के लिए भी। और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको हर साल बनाना होता है। तो आपने बताया कि आपका जो है सर्टिफिकेट 2024 का है, जो कि अप्रैल 2024 का है, तो ईज़िली जो है आप उन तीनों सर्टिफिकेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 2024 का है तो आने वाले अप्रैल 2025 तक वो वैलिड होगा, ठीक है? और उसके बाद जो है आप उन तीनों सर्टिफिकेट का आसानी से इस्तेमाल करके जो है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।